Deepa Sahu. Today we are discussing about arc welding. Arc welding वेल्डिंग के 90 से 80 to 90% की जो वेल्डिंग एफिशिएंट वेल्डिंग की जाती है उनमें से एक टाइप है आर्क वेल्डिंग भी है, क्योंकि ये क्या होता है कि इजीली अवेलेबल होता है एंड सेकंड थिंग ये बहुत एफिशिएंट भी होता है। आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क जो होती है वो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में स्टेब्लिश की जाती है। पावर सप्लाई जो आप यूज़ लेते हो डीसी हो सकता है या फिर एसी कांस्टेंट करंट टाइप या फिर कांस्टेंट वोल्टेज टाइप की वेल्डिंग मशीन के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। एनोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर कैथोड में आते हैं और यहाँ पे जो एनर्जी होती है 50% जो एनर्जी होती है वो हीट में चेंज हो जाती है। जो कैथोड और एनोड के बीच में जो गैप रखा जाता है वो एयर गैप रखा जाता है। एयर गैप हम ना तो ज़्यादा कम रखते हैं और ना ही ज़्यादा इसे लॉन्ग रखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जो एयर गैप में ना आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैथोड से एनोड तक आता है। अगर एयर गैप ज़्यादा होगा तो आर्क स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी और अगर बहुत कम होगा तो भी आर्क स्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। आर्क को मेंटेन करते हुए हम यहाँ पे वेल्डिंग करते हैं। इसकी जो वेल्डिंग का सेटअप होता है वो गैस वेल्डिंग के सेटअप की तरह ही होता है। नीचे वेल्डर प्लेट्स लगाई जाती है ना, आफ्टर द वेल्डिंग हम उस वेल्डर प्लेट्स को रिमूव कर देते हैं। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कोटेड भी यूज़ कर सकते हैं और अनकोटेड भी। कोटिंग कर दी जाती है ताकि एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीडेशन वगैरह से हम इलेक्ट्रोड को प्रिवेंट कर सकें। फिलर मटेरियल का यूज़ ले जाते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, मोटर, पावर सप्लाई के और रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई। इलेक्ट्रोड का डायमीटर होता है वो डिपेंड करता है जो आप एप्लीकेशन मतलब जो वेल्डिंग के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का डाया उसकी कोटिंग वगैरह डिपेंड करती है। अब हम पढ़ेंगे कि आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से टाइप्स की होते हैं जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप्स की आर्क वेल्डिंग हम यूज़ करते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग, इनर्ट गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग गैस मेटल इनर्ट आर्क वेल्डिंग, MIG, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, स्टड आर्क वेल्डिंग, फायर क्रैकर वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग का एक टाइप होता है मैनुअल आर्क वेल्डिंग, जहाँ पे मैनुअली हम वेल्डिंग करते हैं। इसके अंदर 50 to 150 एम्पियर तक का करंट यूज लेते हैं एंड जो थिकनेस होती है प्लेट की वो 3 mm से 20 mm के बीच में रखी जाती है। अब यहाँ पे लॉस क्या होता है कि ये स्लो प्रोसेस होता है मैनुअल आर्क वेल्डिंग। देन आता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग अर्लीस्ट आर्क वेल्डिंग था, जहाँ पे आप क्या करते हो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करते हैं। नॉन कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो कार्बन, ग्रेफाइट या फिर टंगस्टन के बने होते हैं। कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है वो सॉफ्ट इलेक्ट्रोड होता है, तो हायर करंट डेंसिटी के लिए हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो करंट लेते हैं, अगर सिंगल कार्बन आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब जब आप यहाँ पे वेल्डिंग सेटअप का डायग्राम देख सकते हैं, अगर ये सिंगल कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे DC वोल्टेज का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग का यूज़ कर रहे हो तो आप AC का भी यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रोड कार्बन या ग्रेफाइट का बना होगा। ट्विन कार्बन आर्क वेल्डिंग के केस में क्या होता है कि जब हम AC यूज़ करते हैं तो ब्लो होल्स के जो वेल्डिंग डिफेक्ट है उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे जो पावर सप्लाई एंड फिलर मेटेरियल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं हीट इनपुट में कंट्रोल बेटर रहता है, तो वेल्डिंग जो होती है वो डिफेक्ट होने के चांसेस कम रहते हैं। थिकर प्लेट से लेकर थिन प्लेट्स तक की वेल्डिंग यहाँ पे हो सकती है एंड फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग होती है। तो ये तो था कार्बन आर्क वेल्डिंग। सेकेंड थिंग होती है इनर्ट गैस शील्डेड गैस वेल्डिंग। शील्ड की क्या जरूरत होती है, जो वेल्डर चाहता है कि ना आपका जो वेल्डिंग हो वो पूरी तरह होमोजीनियस हो, मतलब जो बेस मेटल जितना स्ट्रॉन्ग है आपका जो जॉइंट का पार्ट हो होमोजीनियस जॉइंट का वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हो। अब स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर गैसेस हैं ऑक्सीजन वगैरह से उसे प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। इनर्ट गैस यहाँ पे शील्डिंग की तरह वर्क करती है। सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था 1890 में, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एज ए शील्डेड गैस यूज़ किया था। देन आफ्टर दैट 1920 में भी हमने हीलियम और ऑर्गन गैस का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो शील्डिंग गैस क्या होती है, इलेक्ट्रोड जो होता है वेल्डिंग टॉर्च उसके सराउंडिंग में शील्डेड गैस वहाँ पे मूव करती है एंड ये प्रिवेंट करती है वेल्ड पूल को, ताकि जो एटमॉस्फेयर गैसेस है वो अटैक ना कर सके। हीलियम जो गैस है वो हायर आर्क वोल्टेज में विदस्टैंड कर सकती है, तो थिकर प्लेट की वेल्डिंग के लिए हम हीलियम गैस का यूज़ करते हैं जो हाई थर्मल कंडक्टिव मटेरियल्स होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होता है, आप ओनली DC पावर सप्लाई के केस में CO2 गैस का यूज़ करते हो, क्योंकि AC के केस में ये वेल्ड स्प्रेटर या अनस्टेबल आर्क कंडीशन कॉज कर देगी। ऑर्गन गैस
हैवीएस्ट इनर्ट गैस है। थिन शीट की वेल्डिंग के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, या फिर आउट पोजीशन मीन वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ओवरहेड पोजीशन जो वेल्डिंग की जाती है तब हम ऑर्गन गैस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के काफ़ी सारे टाइप्स में हम ऑर्गन गैस का यूज़ करें, मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग वगैरह में हीलियम और ऑर्गन गैस डीसी एसी दोनों टाइप की पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और कमर्शियली इनका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं, मतलब डीसी के केस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ये अनस्टेबल आर्क भी आर्क कंडीशंस भी होते हैं, वेल्ड स्पेटर वेल्ड डिफेक्ट भी कोज करता है। नेक्स्ट है टिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। यहाँ पे हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, ऑर्गन एज ए शील्डिंग गैस यूज़ करते हैं। टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर 1 to 2% थोरियम मिक्स होता है, या फिर आप जिरकॉन 0.15 से 1.4% तक मिक्स करते हैं। ये मिक्सिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है? जो ओरिजिनल टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है ना, वो लो करंट कैपेसिटी तक ही काम आता है और एफिशिएंट भी नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे मिक्सिंग करते हैं। सेटअप देख सकते हैं, जो टंगस्टन होता है मतलब टंगस्टन इलेक्ट्रोड और टॉर्च के अंदर होता है। यहाँ पे हम गैस सप्लाई करते हैं एज ए शील्डिंग की तरह। फिलर रॉड यूज़ कर सकते हो थिकनेस के लिए, और जो हम यूज़ करते हैं पावर सप्लाई डीसी एसी दोनों कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के केस में हम एसी सप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई। एल्यूमिनियम, मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील्स, इन सब की वेल्डिंग की जा सकती है इसके थ्रू। डीसीईपी मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाएगा और वर्कपीस नेगेटिव हो जाएगा, तो वहाँ पे हम थिन मेटल्स की वेल्डिंग इजीली कर सकते हैं। लार्ज हीट अफेक्टर जोन होता है। डीसीईएन में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वर्कपीस पॉजिटिव होता है, तो जो कंजप्शन होगा मतलब ये जो इलेक्ट्रोड का कंजप्शन कम होगा, वर्कपीस में हीट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वेल्ड डिस्टोर्शन कम बनता है कंपेयर टू डीसीईपी। नेक्स्ट है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम कांस्टेंट वोल्टेज टाइप का वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं। टिग में, टंगस्टन में कांस्टेंट करंट टाइप की वेल्डिंग मशीन का यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दिया था। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, तो जो इलेक्ट्रोड होता है वायर रील की फॉर्म में आता है। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हो, जो वायर रील की फॉर्म में है ना, वो आपका इलेक्ट्रोड है। गैस सिलेंडर इनर्ट गैस की सप्लाई करेगा, ऑर्गन का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि थिकर मेटल्स की भी आप वेल्डिंग इजीली कर सकते हो। टिग में एक रेस्ट्रिक्शन था कि ये ओनली थिन मेटल की प्लेट्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ओनली जस्ट 3 to 10 mm तक के लिए, लेकिन मिग में आप 20 mm तक से ज़्यादा भी थिकनेस वाली मेटल का वेल्डिंग किया जा सकता है। इसमें डीसीईपी जो होता है मतलब डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, यहाँ पे पोलरिटी का बहुत इफेक्ट पड़ता है वेल्डिंग के अंदर, क्योंकि जो पोलरिटी जब आप कंट्रोल करते हो मतलब हीट इनपुट को कंट्रोल करते हो, तो वो वेल्डिंग की एफिशिएंसी को कंट्रोल करता है। डीसीईपी क्या करता है, मेटल डिपोजिशन रेट को इंक्रीज कर देता है, एंड ये स्टेबल आर्क प्रोवाइड करवाता है, एंड स्मूथ इलेक्ट्रोड मेटल ट्रांसफर होता है। यहाँ पे जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है ना, तो जो फिलर मेटल होता है इलेक्ट्रोड से वर्क पीस में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब जो फिलर मेटल जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो 5 तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। डिप ट्रांसफ़र होता है, ड्रॉप ट्रांसफ़र होता है, एक उसमें होता है ग्लोबुलर, या फिर वो स्प्रे ट्रांसफ़र होता है। तो वो मेटल के ट्रांसफ़र होने की वे होती है कि जो फिलर मेटल है वो वर्कपीस पे ट्रांसफ़र हो रहा है। देन डीसीईएन, अब इलेक्ट्रोड नेगेटिव की केस कंपेरिजन में डीसीईपी यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट रहता है, और जो आर्क होती है डीसीईएन के केस में हाईली अनस्टेबल और लार्ज स्पेटर, मतलब जो वेल्ड स्पेटर मैंने आपको बताया था कि डीसी के केस में डायरेक्ट करंट पोलरिटी जब हम यूज़ लेते हैं तो वहाँ पे आर्क ब्लो के चांसेस होते हैं। आर्क जो होती है अपने पास से डेविएट हो जाती है। अब डेविएशन की वजह से क्या होगा, स्पेटरिंग स्प्लेशिंग होगी, जो लिक्विड वेल्ड पूल होता है ना वो रफ सरफेस क्रिएट कर देता है, तो इसलिए हम यहाँ पे डीसीईएन का यूज़ लेते हैं। देन नेक्स्ट वन है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड यहाँ पे टर्म क्या हो रही है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होती है बहुत फास्टर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है। हाई वेल्डिंग स्पीड होती है 5 मीटर पर मिनट, एंड यहाँ पे जो मेटल डिपोजिशन होता है 1 to 8 किलोग्राम पर आवर होता है, एंड जो हमारी थिकनेस है थिकर प्लेट्स के लिए 75 mm तक की जो बट जॉइंट है वो सिंगल पास में कंप्लीट कर देता है। समर्ज क्यों कहा गया है, गैनुअल फ्लक्स यहाँ पे यूज में लेते हैं, तो जो आर्क होती है वो इस फ्लक्स के अंदर ही मतलब इलेक्ट्रोड के आसपास गैनुअल फ्लक्स एंड वर्कपीस
तो इस फ्लक्स के अंदर ही सबमर्ज होती है, आर्क आपको विजुअलाइज नहीं होगी, वो इस फ्लक्स के अंदर सबमर्ज हो जाती है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। दोनों टाइप की कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट करंट, दोनों टाइप की मशीन्स आप यूज में ले सकते हो, और बहुत फास्टर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी है। थिकर से थिकर प्लेट्स होती है ना, वो भी आप यहाँ पे एक इजीली सिंगल पास में आप उस वेल्डिंग को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट वन है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। यहाँ पे भी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन का इलेक्ट्रोड हम यहाँ पे यूज लेते हैं, और ऑर्गन यहाँ पे जो गैस होती है वो हाइड्रोजन गैस यूज लेते हैं एज ए शील्डिंग। बट क्या डिफरेंस हुआ टिग और AHW में? AHW में क्या होता है, जो आर्क है वो दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जनरेट होती है, जबकि टिग में क्या होता था, इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आर्क स्टेब्लिश होती थी। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या रोल प्ले करता है, हाइड्रोजन में जो गैस होती है वो क्या करती है, एटॉम मोलिकुलर गैस होती है H2 गैस, जब यहाँ पे बीच में आएगी वो, मतलब जब सप्लाई होती है इलेक्ट्रोड से टॉर्च के अंदर, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर जब उसकी सप्लाई होगी तो वो मोलिकुलर स्प्लिट आउट हो जाएगा एटम्स में, H+H+ एटम बना देगा, और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O वाटर फॉर्म करेगा, और ये जो रिएक्शन है वो हाई हीट जनरेट करेगी। उस रिएक्शन में की हीट की वजह से जो बेस मेटल है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है वो एज ए हीटिंग एलिमेंट वर्क कर रहा है। कहाँ यूज़ करते हो, फ्लैट पोजीशन में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब लास्ट में क्या होता है, जब H2O वेपराइज छोड़ने वाला होता है बेस मेटल, तो भी उसका जो टेम्परेचर होता है 300 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो भी काफ़ी हाई टेम्परेचर हो जाता है, इसलिए हम इसमें ओनली फ्लैट पोजीशन पे वेल्डिंग करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं, टूल स्टील्स जो होते हैं, टंगस्टन, निकल, मोलिब्डेनम, या जो हार्ड सरफेस होती है वहाँ पे रिपेयरिंग के लिए हम HW का यूज़ करते हैं, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग का। नेक्स्ट है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा नाम सुना होगा आपने। प्लाज्मा क्या होती है, गैस जब आयनाइज हो जाती है तो वो जो स्टेट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट है। अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा गैस यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है टंगस्टन, उसके साथ हम ऑर्गन गैस यूज़ करते हैं। अब क्या डिफरेंस रहा इसमें और टिग में? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में जो इसका वेल्डिंग टॉर्च था, इनकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो वेल्डिंग टॉर्च मतलब जो नोजल है वो कंस्टेंट है, और उसके अंदर हम ऑर्गन गैस फ्लो करवा रहे हैं। जी, ये ऑर्गन गैस होती है वो उसकी स्पीड यहाँ पे प्लाज्मा जनरेट करती है। उस प्लाज्मा का जो टेम्परेचर होता है वो 11,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतना हाई टेम्परेचर पे जो मेटल जब मेल्ट होना शुरू होता है तो एज ए प्लाज्मा वो यहाँ पे शील्डिंग की तरह भी वर्क करती है। जो गैस नोजल होता है उसमें शील्डिंग गैस भी फ्लो करवाई जाती है। अब यहाँ पे जो फिनोमिना होता है वेल्डिंग का वो की होल फिनोमिना होता है। की होल फिनोमिना मीन्स जो हीट अफेक्टर जोन होगा वो स्मॉल ही रहेगा। मेटल जब मेल्ट होगा तो वहाँ पे की होल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, और इस की होल में ही हम जब वेल्डिंग टॉर्च एडवांस करेंगे तो वो की होल में ही वो जो मेटल मेल्ट होता है वो उसमें फील्ड आउट होता जाएगा। अब यहाँ पे जो वेल्ड मेटल है मतलब हीट अफेक्टर जोन है वो कम होता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ऑफ आर्क। हीट इनपुट कंट्रोल प्रॉपरली कंट्रोल होता है ताकि आप जो कंसंट्रेशन है गैस की और पेनिट्रेशन को कंट्रोल कर सकें। ओनली डिसएडवांटेज यहाँ पे ये रहता है कि ये एक्सपेंसिव है, मतलब ये जो नोजल का कंस्ट्रक्शन है आपको फ्रिक्वेंटली नोजल को चेंज करना पड़ता है, तो ये जो मेथड है थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है कंपेयर टू अदर मेथड। स्टड आर्क वेल्डिंग, स्टड जो होते हैं वो अपन मशीन असेंबलीज में यूज़ करते हैं। अब फास्टर ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है स्टड आर्क वेल्डिंग में। इसमें क्या करते हैं, जो वेल्डिंग टॉर्च होते हैं वो स्टड को, वेल्ड गन होती है एक्चुअली, वो वेल्ड गन स्टड को होल्ड आउट करती है, एंड वर्क पीस में जब हम स्टड को लेके जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस कराते हैं। आसपास शील्डिंग गैस का भी यूज़ करते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन से हम वेल्डपुर को प्रिवेंट कर सके। अब ये जो वेल्ड गन होती है, करंट आप सप्लाई ऑन रखते हो ताकि वो जो आर्क है वो तो कंटिन्यूसली स्टेबलाइज होती है। तब जब वेल्ड गन पुशेस करती है, अब कहाँ पे यहाँ पे हीट कहाँ जनरेट होगी, स्टड के एंड पॉइंट और वर्क पीस में, दोनों के बीच में हीट जनरेट होती है, तो वो मेल्ट आउट हो जाता है। फिर हम पुश कर देते हैं स्टड को वहाँ पे और करंट की सप्लाई रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। फिर वहाँ पे वो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। स्टड आर्क वेल्डिंग का आप कहाँ पे यूज़ लेते हो, वायर एंड केबल मैनेजमेंट में, फ्लूइड लाइन्स में, कंट्रोल पैनल्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में। बहुत फास्टिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो वेल्डिंग से पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर में।
फर्स्ट क्वेश्चन है आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन, आर्क ब्लो जो होता है वेल्ड इफेक्ट वो कहाँ पे कॉमन होता है? प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, आज भी हम इस वीडियो में पढ़ रहे थे कि आर्क ब्लो की वजह से वेल्ड स्पेटर कॉज होता है, मतलब जो स्प्लैशिंग हो जाती है लिक्विड मेटल की और वो रस्ट सरफेस क्रिएट करता है। आर्क ब्लो इज मोर कॉमन इन कहाँ होगा? फर्स्ट इज एसी वेल्डिंग, सेकेंड इज डीसी वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलरिटी, स्ट्रेट पोलरिटी मतलब DCEN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड वन है DC वेल्डिंग विद वेयर इलेक्ट्रोड, AC वेल्डिंग विद वेयर इलेक्ट्रोड। द करेक्ट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, DC वेल्डिंग विद स्ट्रेट पोलरिटी। सेकेंड क्वेश्चन, पिंच इफेक्ट इज वेल्डिंग इज द रिजल्ट ऑफ, पिंच इफेक्ट किसका रिजल्ट होता है? फर्स्ट ऑप्शन expansion of gases in the arc, second one electromagnetic forces, third one electric force and fourth one surface tension of the molten metal। क्या होना चाहिए आंसर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का होंगे डीसी पावर सप्लाई के केस में, वहीं पर क्या होगा? आर्क ब्लो होता है, मतलब आर्क डेविएट कर जाती है अपने पास से, ड्यू टू दिस पिंच इफेक्ट कोज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वहाँ पे डेवलप होता है। थर्ड क्वेश्चन, in manual arc welding the equipment should have drooping characteristic in order to maintain the, ये जो ड्रूपिंग जो कर्व बनता है वो कौन से केस में बनता है? फर्स्ट वन वोल्टेज कांस्टेंट व्हेन आर्क लेंथ चेंज, सेकंड वन करंट कांस्टेंट व्हेन आर्क लेंथ चेंज, थर्ड वन टेम्परेचर इन द आर्क कांस्टेंट एंड फोर्थ वेल्ड पुल रेड हॉट, वेल्ड पुल रेड हॉट टेम्परेचर। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन, करंट कांस्टेंट व्हेन आर्क लेंथ चेंज, मतलब ये जो ड्रूपिंग कर्व किस केस में होगा? कांस्टेंट करंट है वेल्डिंग मशीन के केस में। फोर्थ क्वेश्चन, इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलरिटी इज यूज टू बियर ओवरहेड वेल्डिंग, ओवरहेड वेल्डिंग के केस में हम डीसी रिवर्स पोलरिटी का यूज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हाइड्रोजन गैस किस तरह एक्ट करती थी? वहाँ पे हीटिंग एजेंट की तरह, हीटिंग एलिमेंट करती थी, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर स्प्लिट आउट हो जाते थे हाइड्रोजन एटम में और फिर वो ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करके H2O बनाते थे और वहाँ पे जो रिएक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर जनरेट होता था। तो वो यहाँ पे एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन एज ए हीटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग क्या थी? फास्टर वेल्डिंग थी, हाई डिपोजिशन रेट था, 1 to 8 किलोग्राम पर आवर था एंड वेल्डिंग स्पीड भी हाई थी, 5 मीटर पर मिनट थी। लो पेनिट्रेशन था क्या? नहीं, डीप पेनिट्रेशन था, क्योंकि वो गैनुअल फ्लक्स के अंदर सबमर्ज्ड होती थी, डीप पेनिट्रेशन एंड लो क्लीनिनेस नहीं। तो क्या राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाई वेल्डिंग स्पीड एंड हाई डिपोजिशन रेट। सेवंथ क्वेश्चन, in which of the following welding process flux is used in the form of granulars, granular flux हम कहाँ यूज करते थे? submerged arc welding। next question, in MIG welding metal inert gas welding the metal is transferred into the form of which one of the following, metal मतलब जो फिलर मेटल कैसे ट्रांसफर होता था? ए फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, मोल्टन ड्रॉप्स, वेल्ड पूल या मोलिकुलर्स? क्या होगा राइट आंसर? मोल्टन ड्रॉप, ड्रॉप की फॉर्म में फिर यहाँ पे ट्रांसफर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस द कॉमनली यूज्ड गैस, कॉमनली हम कौन सी गैस यूज करते थे इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में? हीलियम या ऑर्गन। ड्यूरिंग प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम इम्प्रूव्ड रिमूवल ऑफ द सरफेस ऑक्साइड फ्रॉम द बेस मेटल इज ऑब्टेन्ड विद टिपिकली पॉलरिटी ऑफ, कौन सी पॉलरिटी आप यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में? डीसी रिवर्स पॉलरिटी। डीसी रिवर्स पॉलरिटी क्या होता है? ये डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। थैंक यू।